हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज का टॉपिक है डू यू थिंक क्वालिफाइंग नेट एग्जाम इज अ टफ टास्क। डोंट थिंक नेट इज डिफ़िकल्ट। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं प्रिपरेशन करने से पहले सॉरी कि मैम नेट एग्ज़ाम सच में टफ़ है क्या, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है क्या। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं खासकर उन्हें पता नहीं होता सिलेबस के बारे में, उन्हें लगता है कि नेट एग्ज़ाम सच में बहुत टफ एग्ज़ाम है। अब आपको क्यों टफ लगता है और क्या करें कि आपको टफ ना लगे और इजीली क्वालिफाई हो जाए एग्ज़ाम। ठीक है, इसके लिए सही गाइडेंस, सही टीचर, सही एक्सपर्ट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। रहा डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ लाइन्स याद आ रही है, जिन्होंने अपनी बुक तेजस्वी मन में कहा है, स्वपन विचारों में परिवर्तित होते हैं, स्वपन विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार कार्यों में परिणत होते हैं। ये मुझे हमेशा याद रहता है। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि जब आप किसी चीज़ की बनने की ड्रीम रखते हैं तब आपके अंदर उसी के अकॉर्डिंग विचार बनते हैं, थिंकिंग क्रिएट होती है और जब थिंकिंग जनरेट होती है तो वह अल्टीमेटली आपको कहाँ ले जाता है तो वह आपको रियलिटी में तब्दील कराता है। ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब तक इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, विजन नहीं होता है, वह एक व्यर्थ लाइफ जीता रहता है, वह डाइवर्टेड फील होता रहता है। इसीलिए इंसान को एक विज़न लेकर चलना चाहिए। ठीक है, और उसे फुलफिल करने के लिए डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़रूरी है और डिटर्मिनेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि नेट एग्ज़ाम जो है वह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। यह कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है कि आप थोड़े से पढ़ लेंगे 1-2 घंटे और आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि आप पे यही सिद्धांत लागू होता है कि आप एक विज़न लेकर चलें, यानी एक आप ऐसे विज़न लेकर चलना है जिसको एक प्रोसेस से कंप्लीट करना है आपको, राइट। तो आपको जैसे ही लगता है कि यह डिफ़िकल्ट है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होता है। जब आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को स्पेस देते हैं, उसी टाइम आपकी पॉजिटिव थॉट्स की मर्डर हो जाती है। ध्यान में रखना है आपको कि जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स को स्पेस देते हैं, उसी टाइम आपकी पॉजिटिव थॉट्स की मर्डर हो जाती है। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, लेकिन जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने निगेटिविटी को अपने माइंड से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और यह डिटरमाइन कर लीजिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, चाहे इसके लिए मुझे 8 आवर्स पढ़ना पड़े, 10 आवर्स पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूँगा। ठीक है। आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने कई ऐसा कोर्स था जो उन्हें 4 इयर्स का था, उसको उन्होंने 2 इयर्स में भी कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन था उनके पास। तो इन लोगों से सीखिए और उन लोगों ने जो किया उस हिसाब से तो नेट एग्ज़ाम आपका तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे टीचर की, जो आपको सही सिलेबस के साथ साथ सही गाइड करे कि आपको कैसे पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, जब आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर आप स्पेस देते हैं तो यही पॉजिटिव थॉट्स जो है आपको मंजिल तक ले जाएगी। हाँ, उस मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत सारे
अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है, डिटरमाइंड रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। जैसे एक योद्धा वॉरियर अगर युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही वह यह सोच ले कि वह हार जाएगा, तो डेफिनेटली हार ही जाएगा ना। इसलिए ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, आपको हर हालत में कंसिस्टेंट रहना है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है आपके एग्ज़ाम के लिए, वह है स्ट्रेटजी तैयार करना। जी हाँ, अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही सिलेबस पता नहीं होता है और वह नोइंगली अननोइंगली क्या करते हैं, कुछ रेलेवेंट मटेरियल्स पढ़ते हैं, कुछ इररिलेवेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और जब वो इररिलेवेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मैं जो एग्ज़ाम गया देने तो इसमें से तो क्वेश्चन आया ही नहीं, तो मैं फेल कर जाता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि मैं 8 आवर्स स्टडी करता हूँ, 10 आवर्स स्टडी करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी फेल हो जाता हूँ। तो देखिए, नेट एग्ज़ाम कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप जब चाहें जिस टाइम चाहें आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहाँ से आपको पीस चाहिए, माइंड पीसफुल हो, रिलैक्स्ड हो, तब आपको कंसंट्रेशन क्रिएट करेगा, तब जा कर के आप कुछ पढ़ेंगे तो वह आपके अंदर इम्बाइब होगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने माइंड में उन चीज़ों को स्टोर करना है। ये नहीं कि पढ़े फेंके, ये अखबार नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उधर फेंक देते हैं, इधर से पढ़े उधर से दिमाग में निकाल दिए। तो इसका पढ़ने का पर्पस अलग है, ठीक है। तो ये डिसाइड करना है आपको कि किस टाइम पढ़ना है। आपके पास नाइट में टाइम है या डे में टाइम है, तो उस हिसाब से पढ़िए, या फिर कुछ आवर्स नाइट में पढ़ लीजिए या कुछ आवर्स आप डे को दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं कि जब आपको सिलेबस नहीं पता होता है तो आप एग्ज़ाम ही कैसे क्वालिफाई करेंगे। जैसे सपोज़ हम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को उठा लिए, तो इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ऐसे यूनिट 1 पोएट्री, यूनिट 2 ड्रामा, फिक्शन। कोई भी न्यू स्टूडेंट को अगर आप ये सिलेबस दे देंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन में क्या क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से। लेकिन आपको एक अच्छे टीचर, जैसे हम जैसे लोग जो कई बार नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं, हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, इट्स टू कोल्ड। तो जब हमें पता होता है, हम स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि पोइट्री में क्या पढ़ना है। अब पोइट्री का मतलब ये है कि आपको पूरे वर्ल्ड की पोइट्स पढ़ना है। जी हाँ, मतलब नेट एग्ज़ाम में किसी भी कंट्री के, किसी भी पोएट के, कहीं के पोएम से आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं। कोई भी ड्रामाटिस्ट के ड्रामा से कुछ भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन ये मुझे पता होता है या हम जैसे एक्सपर्ट को पता होता है कि कौन सा ड्रामाटिस्ट को पढ़ना है, कौन सा नॉवलिस्ट को पढ़ना है, कौन सा रेलेवेंट है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कम इम्पोर्टेंट है, किस राइटर को कितना पढ़ना है। वो एक अच्छा टीचर ही आपको बताएंगे जहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। जैसे अब देखिए, ड्रामा में थाउजेंड्स ऑफ ड्रामाटिस्ट है, राइट। पूरे वर्ल्ड के ड्रामाटिस्ट से कोई भी ड्रामाटिस्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, शेक्सपियर से लेकर कोई भी आपको, ठीक है। इंडियन ड्रामाटिस्ट हो चाहे लेकर आपको ब्रिटिश हो, अमेरिकन को भी पूछा जा सकता है। तो आपको हमें पता है कि सपोज शेक्सपियर को हम ले लेते हैं। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट है, तो शेक्सपियर एक सोनेटियर भी है। तो शेक्सपियर के सोनेट से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कंपैरेटिवली उसके ड्रामा से। शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट एग्ज़ाम में आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर साल एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब शेक्सपियर हैज़ रिटन 36 प्लेस एंड 154 सोनेट्स।
तो 154 सोनेट्स और 36 प्लेस अगर आप एक राइटर के पढ़ेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ऐसे ड्रामेटिस्ट पढ़ने हैं, फिर नॉवलिस्ट पढ़ने हैं, पोएट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा तो बहुत सारे यूनिट्स है, कल्चरल स्टडीज़, क्रिटिक्स, लिटरेरी थियरी, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, ये सब पढ़ने हैं। तो आप इतना सब कुछ कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये आपको एक सही एक्सपर्ट जो नेट मेंटोर होते हैं वही आपको बताएंगे कि इसमें एक्चुअली पढ़ना कहाँ कहाँ से है, मतलब यानी शेक्सपियर के कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ड्रामा है वो वही बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें बताती हूँ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेक्सपियर की है ड्रामा, कौन सा उसका ट्रेजेडी इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, कौन सा ज़रूरत नहीं है, ये मैं बताती हूँ ताकि ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना हो और लिमिटेड पढ़ाई में एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाए। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को जब एनालिसिस करते हैं तो क्या देखते हैं, शेक्सपियर के जो 5 to 6 कॉमेडीज़ है यूजुअली उसी से क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसी के बीच से, चाहे कैरेक्टर से पूछे, उसके कोई डायलॉग से पूछे या क्रोनोलॉजिकल से, या फिर अगर शेक्सपियर की ट्रेजेडी की बात करें तो इसके हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार इसके डायलॉग्स पूछ देते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में ये सब पूछते हैं घुमा फिरा कर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो वो सोचेंगे कि हमें 36 प्लेस को पढ़ना है और बेचारे क्या करेंगे, 36 प्लेस पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम प्रिपेयर करते टाइम आप गाइडेंस, एक सही गाइडेंस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसे गाइड आपका या मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो कॉन्फिडेंटली आपको बता सके कि किस राइटर के वर्क्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, नेट प्रिपेयर कराती हूँ, तो मैं उन्हें साथ साथ राइटर को पढ़ाते वक्त मैं बताती जाती हूँ कि उस राइटर से कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं जो कि आगे आ सकते हैं, राइट, ताकि उसे बर्डन ना फील हो। जैसे जेन ऑस्टिन है, एक ब्रिटिश राइटर है, तो मैंने क्या देखा, जेन ऑस्टिन से हमेशा फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैरेक्टर बेस ही होते हैं, राइट। उसका थीम प्लॉट से क्वेश्चन तो शायद ही नहीं के बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल यानी कि स्टडी शेड्यूल आपको बनाना है कि आप जैसे कि डे में अगर टाइम दे रहे हैं या नाइट में स्टडी करने जा रहे हैं तो आप नाइट में कितने आवर्स देंगे और दिन में कितने आवर्स आप देंगे। क्योंकि कुछ लोगों का होता है क्या है कि सिर्फ नाइट की ही स्टडी करते हैं, कुछ लोगों का होता है डे का होता है, कुछ लोग मॉर्निंग आवर में करते हैं। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है कि आप डे नाइट पढ़ते हैं, ठीक है, बट आप मॉर्निंग के टाइम में कोशिश कीजिए पढ़ने का। ठीक है, सुबह की 4-5 के बीच की स्टडी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेटजी जो मैं कहूँगी मेरे हिसाब से आप 2 आवर्स का बनाइए, यानी एटलीस्ट 6 आवर्स आप ज़रूर पढ़िए। यानी आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, सिटिंग पावर। ठीक है, तो ये 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स चाहे तो आप 2 आवर्स मॉर्निंग में दे दीजिए। ठीक है, 4 to 6। फिर 2 आवर्स आप चाहे तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए हैं तो आप दोपहर बाद दे दीजिए, शाम में। ठीक, 4 से 6। फिर एक बार नाइट को आप दे दीजिए, रात में 8 to 10 दे सकते हैं या 9 to 11। तो क्या कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ 24 आवर्स में आप 6 आवर्स भी आप दे रहे हैं तो कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा इतना में भी। ठीक है, तो यानी कि आपको प्लानिंग चेंज करना, मतलब प्लानिंग बनाना है। ओके, प्लानिंग को ले करके चलना है। यानी कि जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई आप करेंगे कैसे। ठीक है, तो आप प्लानिंग आप ज़रूर लेकर चलिए। अब इन सब के बीच जो है वह आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट जो है सिलेबस में वह पेपर 1 भी है, तो पेपर 1 पे भी आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी पेपर 1 इज़ ईजियर देन पेपर 2, क्योंकि पेपर जो 1 है
उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कुछ यूनिट्स काफ़ी इजी है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों इजी लग रहा है, नहीं, आपको भी इजी लगेगा जब आप उसको अच्छे तरह से सेल्फ स्टडी करोगे तो। अब पेपर 1 में जब आपका कमांड अच्छा होगा तो आपका मार्क्स बहुत ही ऊपर जाएगा, क्योंकि पेपर 2 मान लीजिए कई बार डिफ़िकल्ट पूछता है, लेकिन पेपर 1 तो ठीक ठाक ही रहता है ना। तो जैसे पेपर 1 में क्या क्या यूनिट है ये पहले आपको जानना है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है जिसमें मैथमेटिक्स भी आता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ICT है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है जिसमें गवर्नमेंट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 तो, ठीक है। तो इन सब पर आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इन सब में कुछ ऐसे यूनिट्स काफ़ी इजी हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये काफ़ी इजी है, मतलब इसमें आपको कोई भी आपको टफ नहीं लगेगा पढ़ने में। कम्युनिकेशन है वो भी इजी है, फिर आपका जो है ये हायर एजुकेशन है ये भी इजी है, कॉम्प्रिहेंशन है ये इजी है। तो ओवरऑल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि नेट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ये काफ़ी इजी है। बस ध्यान में आपको रखना है, आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, आपको सही सिलेबस पता होना चाहिए, प्लस में आप किस सोर्स से पढ़ रहे हैं इस पर आपको ध्यान है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लेते हैं आजकल कि हाँ ये है वो है, लेकिन आप यूट्यूब से भी हर इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें जो वीडियोस बनती है तो थोड़ा आप स्पीड में देखते हो जल्दी जल्दी, तो हर पॉइंट को आप नोट नहीं कर पाते हो। कुछ लोग सिर्फ बुक से पढ़ते हैं, तो क्या है बुक जब आप पढ़ते हो तो चलो आप पढ़ लेते हो, लेकिन वहाँ पर क्या बुक में ऐसे ही सारे राइटर्स दिए रहते हैं, उनके वर्क्स दिए रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता है गाइड कि हाँ उस राइटर की जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, किसको नहीं। प्लस में जो लिटरेरी थियरी क्रिटिसिज्म है उसमें आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि थियरी और क्रिटिसिज्म, रेटरिक, प्रोसोडी, लैंग्वेज एंड पेडागोजी में दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ दिक्कतें आती है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट्स से ही यहाँ तक आई हूँ, राइट। कभी मैं भी पढ़ती थी और आज मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे भी पता है कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कतें होती थी। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों पे ध्यान आपको देना है कि जो आप गाइडेंस ले रहे हैं आप किस टाइप के सोर्स से ले रहे हैं। सिर्फ आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, या किसी का बना बनाया नोट्स से पढ़ रहे हैं, या आप जो है किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट थिंग है, क्योंकि आपके टीचर आपको फेस टू फेस हर कुछ बताते चलते हैं, आपका डाउट्स क्लियर होता जाता है। क्योंकि बुक पढ़ते टाइम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, और आप कई बार गूगल पे सर्च करते हैं, वो बुक पलटते हैं, ये बुक पलटते हैं, तब भी आपको नहीं समझ में आती है। तो ये सब टेंशन नहीं होता है जब आप एक अच्छे मेंटोर से पढ़ते हैं। सो दिस आर द थिंग्स यू शुड डू। और इनके अलावा तो आपको पता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, यानी कि इन सब के बावजूद भी आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करनी ही है, तब जाकर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सो दैट्स वाई आई से डोंट थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, थैंक यू।